Assalamualaikum, good morning. Good morning, everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा जी, आज हम एक ही बात आपने जब यहाँ किया ना तो आपने मुझे लगा कि आप वही बात शुरू करने लगी हैं जो हम डिस्कस इससे पहले कर रहे थे। कौन से वाले? कि गधों की तादाद में इजाफा हुआ। Why would I point at you and say that? शायद आप मतलब अब देखेंगे आपने मुझे आपके इरादे नेक नहीं लगते ना। मैं कभी ऐसी बातें करती नहीं हूँ। कभी आप लोगों ने देखा है मैं जो मुझे ऐसे कहते हुए, but he is assuming that I would say, why are you assuming? अच्छा चलें, मैं आपको बताता हूँ, गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। अच्छा, thank you. And why should I know? अच्छा वैसे just looking at मेरी तरफ उधर दो ना information मुझे गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, कीमत भी गालिबन बढ़ी है। और पता है क्या, मैं अभी आपस में डिस्कस कर रहा था कि शायद उतनी तादाद में हमें शहरों में जो गधा गाड़ियाँ नज़र आती थी ना, पहले अंदरून वगैरह में तो नज़र आती हैं, पहले ज़्यादा नज़र आती थी, मटीरियल लेके आते हुए लेके जाते हुए। शायद कंस्ट्रक्शन का भी बूम था, अब तो घर बनाना या कोई भी कंस्ट्रक्शन करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू पॉसिबल हो चुका है। सो अब जरा गधे जो है ना अपने अपने घरों में अपने अपने स्टेबल्स में आराम कर रहे हैं, उस तरह से उनसे काम नहीं लिया जा रहा। और मे बी इट इज वेयर यू लिव, और ज्यादातर आपके किधर आना जाना होता है उन एरियाज में शायद उस तरह गधे नहीं, या फिर हालात इतने बदल गए हैं कि वाकई उनसे काम नहीं लिया जा रहा। मे बी क्यों वैसे किसी बात की अब्दुल्ला की सेंस बन रही है इस वक्त। एक तो हमने बात गधों से स्टार्ट की है, जबकि बहुत ज़्यादा और प्रेसिंग इश्यूज भी हैं, जैसे कि आपको पता है ना कि हमारे बजट जो आ रहा है उसमें क्या हो रहा है। तो उसकी अच्छा, ये कौन सी फुटेज थी जिसमें गधे का बोर्ड लगा हुआ था? एंड हु आर दीस, वेयर आर दीस फैंसी गधास? डू यू सी देम ऑन द स्क्रीन? दिस इज अ फार्म, ये फार्मिंग होती है। आपको पता है कि मतलब कि सिर्फ जो सड़कों पे देखते हैं वो कहाँ से आते हैं? देयर इज अ होल डोंकी फार्मिंग गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। और ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये बड़े सजे हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से रखा है। बेचारे डोंकीज लाइफ तो सुना ही होगा, वरना बहुत ही बुरा इनका हालत होती है। ये बड़े अच्छे वाले हैं। खैर गधे के बारे में ये मशहूर है, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मशहूर है कि वो वफादार जानवर होता है। I have never heard that. He just made that up. This is about, मतलब कुत्तों के बारे में कहते हैं, ये तो इंसान से तो ज्यादा वफादार होता होगा ना। किसी पोइट्री में पोइटे कुछ इंसान से ज्यादा वफादार होता है गधा। और इंसानों को आज देखिए, कल जो हुआ दिखाएं आप जरा। इंसान देखिए आप कितने वफादार हैं। मतलब परसों टसवे बहा रहे थे और फिर अब सर झुकाए मुंह लटकाए बैठे हैं। भाई आ गए हैं तो ऑन करें। मतलब आप जाहिर है इसी ढिठाई के साथ अपने पुराने मामलात को भी डिफेंड किया करते थे ना। सो अब उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और ऑन करें। वैसे I fail to see any comparison, लेकिन आप लॉयल्टीज वगैरह की बात कर रहे हैं। हम लॉयल्टी का कंपैरिजन कर रहे थे। Having said that, अब्दुल्ला किसी के दिल में या दिमाग में क्या गुजर रहा होगा, हम इधर बैठ के तो नहीं हम सोच सकते ना कि क्या हो रहा होगा। ऑफ कोर्स एक चीज़ जो मैं सिर्फ जिस पे कमेंट कर सकती हूँ, इट मस्ट हैव बीन एम्बैरेसिंग टू से द लीस्ट। अब इनकी रीजनिंग क्या है कि अभी 10 दिन पहले तो ये ब्रेक ले रहे थे पॉलिटिक्स से, और बहुत से लोगों का ये कहना था कि भाई इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, और बड़े ऐसी स्टेटमेंट्स आई थी। अब वो सारे इधर जमा होकर बैठे हुए हैं। वाई व्हाट डू वी नो? एम्बैरेसमेंट यस, रीजनिंग तो फिर थोड़ा सब्र कर लेते। मगर अगर मुंह छुपा के और मुंह झुका के बैठना था तो फिर ना जाते। मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी कि कल डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए ठट्ठे मारते हुए तस्वीर सामने आई थी और अब कैमरे सब सामने थे, तो क्या पता या तो जज्बात वाकई उमड़ कर आ रहे थे या वो परसों वाली की आप बात कर रहे हैं। परसों वाली की दिखा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, उसमें बड़े खुश थे ये वाले। इसमें तो ये ऐसी हालत नहीं और है। ऐसी लग रहा है ना कि वो हेड ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं एंड ही इज रियली यू नो, जैसे कोई तमगा लगाया जा रहा है उनके कंधों पे। इस टाइप की इनको फीलिंग आ रही है, ओनली गोइंग बाय द पिक्चर्स। अब असल में क्या चल रहा है वो तो फिर इंसान के दिल की बात होती है। The tragedy is that he would be, you know, defending somebody, someone or the other in the coming days, and again people would be would be asked to take him seriously. हालांकि इनकी ज़िंदगी इबारत है मतलब मजाक से। आप वो देख लिए इंटरव्यू सुहेल वराइद साहब को जो कह रहे थे कि नेल्सन मंडेला और गांधी साहब से मैं इंस्पायर्ड हूँ, जिन्होंने अपने नज़रियात की खातिर नेल्सन मंडेला हाँ नेल्सन जिन्होंने अपने नज़रियात की खातिर पूरी ज़िंदगियाँ जेल में गुजार दी, फिर मुश्किल 24 घंटे जेल में रह के इनकी हालत देखी थी आपने क्या? अच्छा ये सॉरी, साथ साथ फिरदौस आपा की भी आ रही हैं तस्वीरें, तो इनके बारे में भी कल अगर आपने हामिद मीर साहब का शो देखा हो तो फिरदौस आपा तो लगता था कि बैठी हुई हैं कि मुझे मौका मिले तो मैं बताऊं बातें, बिकॉज शी एक्चुअली सेड अ लॉट मोर देन शी वाज आस्क्ड। मैंने आपा को ज़रा मैसेज किया कि ज़रा आएँ सुबह सुबह जियो पाकिस्तान पे तड़का लगाएं। हाँ एक ज़माने में आती थी, बड़ा हम गप्पे शप्पे लगाते थे। एनीवे लेट अस टॉक अबाउट द बजट नाउ। अच्छा जी, वी शुड टॉक अबाउट द बजट नाउ, क्योंकि
हर एक की ज़ुबान पर यही है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। पता है आवाम के बड़े बुनियादी सवालात हैं। तनख्वाहदार आदमी ये पूछता है कि हमारी तनख्वाह मज़ीद कटेगी, क्या मामला होंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में मज़ीद टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। जो कारोबारी है वो अपने मसाइल में फंसा हुआ है। फिर वो लोग जो ज़िंदगी में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने मोटरसाइकिल लेनी है या किसी ने अपनी पहली गाड़ी लेनी है या किसी ने और कुछ परचेज करना है, वो ये सोच रहा है कि भाई गाड़ी की कीमत बढ़ेगी या कम होगी। देखिए टैक्सेस तो लगने वाले हैं। तो ये सारे वो सवालात हैं जो आप लोग हमसे पूछते हैं और इसके लिए हमने जहमत दी है एक्सपर्ट्स को आज हम। लेकिन बता दें पहले कि 2 बजे बाय द वे वफाकी काबीना का इजलास होगा जिसमें बजट की मंजूरी दी जाएगी। माशी हालात सबके सामने हैं। आज हुकूमत बजट पेश कर रही है। बजट में 1600 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस वसूल किए जाएंगे। तो ये तो सवाल तो इसका जवाब तो आ ही गया ना, वो टैक्सेस वाली बात जो हो रही थी। तो ये सब कुछ तो होगा। साथ ही 510 अरब के टैक्स जो हैं वो मिनी बजट में लगाए जा चुके हैं। 200 अरब रुपए के नए टैक्स फाइनेंस बिल के जरिए लगेंगे। बज़ाहिर इस बार भी तनख्वाहदारों की गर्दन ही है जो दबोची जाएगी। और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने तस्लीम किया कि हालात बड़े मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी गरीब अफराद के लिए जो हो सका करेंगे। आई डोंट नो व्हाट्स लेफ्ट। हमारा मेजर बजट की वर्किंग हो चुकी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कोर इन्फ्लेशन का जो इफ़ेक्ट है उसको हम वेल कवर्ड करें और उनको उस तकलीफ़ की जो है कम से कम उसकी दाद रसी करें। काश के नॉर्मल साल होता, काश के हमारा बिजनेस एज यूजुअल होता। बिलीव मी, अगर इस तरह की उन हालात में इन्फ्लेशन होती तो पता नहीं हम क्या कुछ कर सकते या करते। लेकिन हालात को मद्देनज़र रख के इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर का फोकस है, उनकी प्रायोरिटी है और मैं उस पर ख़ुद भी मैं समझता हूँ कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमने अल्लाह ताला को भी जवाब दें हैं। जो कुछ इन यानी पिछड़े हुए तबके के जो कुछ हो सकेगा, स्पेस जितनी निकलेगी इंशाअल्लाह उनको दी जाए। चलिए जी। वैसे ये डार साहब की जो प्रेशर थी ना थोड़ी सी ज़रा ऑड इसलिए थी बिकॉज कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने ऊपर नहीं डाली और ऑफ कोर्स पिछली हुकूमत पे डाली है सारी। और फिर सारों को रिमाइंड किया है कि हमारा पिछला दौर देखें और हमें उस पर जज करें। बेसिकली एक निचोड़ जो था उनकी बात का ये था, आई थॉट कि अगर थोड़ा सा ओनस और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते तो आगे आप थोड़ा सा यू फील अ लिटिल रिलैक्स कि चलो अब जो बजट बन रहा होगा वो उसमें हमारे लिए शायद थोड़ी सी बेहतरी उतनी रिफ्यूजिंग टू टेक बेवकूफ रही भी नहीं है कि आप उससे कह दें कि हमारे पिछले दौरे हुकूमत से जरा जज करें। लोग आपको अभी मौजूदा हालात से भी जज करेंगे और कर रहे हैं। अच्छा, डार साहब का क्या कहना था? अपनी वो पिछली दौर की बात कर रहे थे ना, लेट्स लिसन टू दैट। इस वक्त जो हमारे हालात पिछले चंद सालों से गुजरे हैं वो अगर कोई कहे कि एक सेंटेंस में बता दें कि उसका खुलासा क्या है तो खुलासा ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत 2017 में बन चुकी थी वो अनफॉर्चुनेटली वो 2022 में 47वीं मईशत बनी है। तो हम उसको वापस उधर लेके जाना चाहते हैं कि जो हम जहाँ 2017 में ये मुल्क पहुँच चुका था और पहुंचने के बाद जो उसमें प्रेडिक्शन थी कि जी चंद सालों में प्राइस वाटर कूपर्स आपको याद होगा कि पाकिस्तान दुनिया की G20 जो प्रीमियर इकोनॉमिक ग्लोबल क्लब है उसका मेंबर होगा। एक ही बात हो रही थी 2 महीने पहले तक, भाजी पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट करना है और दूसरा ये फ्लाम पेमेंट आ रही है नहीं पे कर सकेंगे, ये मई और जून के 3.7 बिलियन एक्सटर्नल पेमेंट्स कैसे करेंगे, ये 1 बिलियन का बॉन्ड कैसे पे होगा। इस हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली और मैं समझता हूँ कि अगर ये कुछ महीने और ना संभालती तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता। अच्छा जी, इसहाक डार साहब की बात कर ही रहे हैं। वो ये दावा भी करते आए ना कि वो IMF को सबसे ज्यादा जानते हैं, समझते हैं। ये तो कहीं और से लाइन ली गई, ये हम पहले भी लाइन तो कहीं और से ली गई। अच्छा, वो भी उसके इफेक्ट्स भी हमने देखे और डार साहब चूंकि IMF को सबसे ज्यादा जानते थे। ह्यूबरिस होता है ना, कम ऑन गाइस, लर्न फ्रॉम इट। मतलब आप किसी को किसी से ज्यादा नहीं जानते और डॉलर भी बाय द वे इनको काबू करना आता है। तो ना मतलब आप IMF के साथ कोई मुआहदा कर सके और डॉलर तो माशाल्लाह हम देख ही रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंसान को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये काम सबसे बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि फिर उनको वो मुंह की खानी पड़ती है। जब मैं आया था तो कई लोग मुझे पूछे थे आपने तो कहा 200 रुपए डॉलर 200 का नीचे आएगा। यस, आना चाहिए था। उस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाज 197, 217 तक आया। पता नहीं कौन से हिडन हैंड्स हैं कि मैं वाशिंगटन जाता हूँ तो उसकी ट्रेंड को रिवर्स हो गया इस मुल्क में। और आज भी
योर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता था, आज ब्लूमबर्ग के 2 इकोनॉमिस्ट का आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 19 मई को, वो कहता है 244 होनी चाहिए। लेकिन IMF का जो कुछ ड्रामा लगा हुआ है, जो कुछ पाकिस्तान की परसेप्शन मार्केट्स में बनी हुई है, वो सारे फैक्टर जो है, जो रिजर्व्स हैं, उसकी वजह से आपका ये एक आर्टिफिशियल जो है करीबन 40-45 रुपए का गैप है। अच्छा जी, ये सारी बातें हो गई हैं। आज बजट पेश कर दिया जाएगा, क्या क्या हो सकता है, कुछ तो बता दिया गया है, कुछ अभी आना सामने बाकी है। अशरफ मलकम हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ ही इस्लामाबाद से। 2 बजे वफाकी काबीना का इजलास होगा और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं टैक्सेशन एक्सपर्ट इमायद तोला साहब। सो उनसे भी जानेंगे कि क्या मामलात हैं आगे चलकर आम आदमी के लिए, मुश्किल है या कुछ आसानी आने वाली है। अशरफ, आपसे जान लेते हैं। अशरफ, लेट्स टॉक अबाउट the topics that interest people. अब ये बताइएगा, तनख्वाह बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, पेंशन के मामलात कहाँ जा रहे हैं, तनख्वाहदार तबके जो प्राइवेट सेक्टर है उसका क्या बनेगा, और कोई ऐसा सेक्टर ऐड किया जा रहा है इस मरतबा जो पहले टैक्स नेट में नहीं था? जी, पहला सवाल आपका तनख्वाह है। तनख्वाह की 2 तजावीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर हैं, जिसका हतमी फ़ैसला आज कैबिनेट के इजलास में होगा। आज सपहर जो इजलास होगा उसमें 10 से 15% तक की प्रपोज़ल है। प्रपोज़ल का तो पहले अंदाज़ा है कुछ मुलाजमीन को भी, जिसलिए उन्होंने कल सारा दिन पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के दरवाजे बंद रखे, लिहाजा ये कहना कि शायद कुछ ज़्यादा उनको नहीं मिल सकेगा, तो लेकिन हतमी फ़ैसला हुकूमत की तरफ से करना है। 10% सी प्रपोज़ल है, 15% की प्रपोज़ल है, 20% तक की प्रपोज़ल है तनख्वाह में इजाफे की, लेकिन उसके कोई इस तरह का जो पहले भी होता है अल्फाजों का हेर फेर कि कुछ पिछले जो अलाउंसेस हैं वो एडजस्ट किए जाएंगे, कुछ बेसिक तनख्वाह जो है उसमें बहुत मामूली इजाफा किया जाएगा। बेसिकली जो पिछली रनिंग तनख्वाह इस वक्त उसमें कुछ अलाउंसेस हुकूमत ने पहले से दिए हुए हैं, उनको ही मौजूदा तनख्वाह में एडजस्ट कर दिया जाएगा, जिसका तनख्वाह कहने को तो बढ़ जाएगी लेकिन अलाउंसेस जो पहले से मिल रहे हैं वो जम होंगे, यानी कि ओवरऑल तनख्वाह की वसूली पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मुलाजमीन को। दूसरी बात आपने पूछी कि आम आदमी का जो तनख्वाह वाला तबका उनका क्या बनेगा, इसका आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि पिछले साल जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट था वो 7,200 अरब रुपये था, जिसको बाद में बढ़ा के 7,400 अरब रुपये तक कर दिया गया था, बल्कि एग्जैक्ट 7,604 रुपये, मैंने गलत कहा, 7,604 अरब रुपये कर दिया गया था। अब वो कहाँ से आना है? यकीनन जो मर्ज़ी कर लें, कहते हैं कान उल्टा पकड़ लें सीधा पकड़ लें, वो आखिर आम आदमी की जेब से ही जाना है। वो हदफ जो पूरा नहीं हो सका, वो तकरीबन 400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहेगा अभी तक कैलकुलेशन के मुताबिक 30 जून तक। अब जो शॉर्टफॉल रहेगा इसका मतलब कि हमारी मईशत में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 7,600 अरब रुपए के टैक्सेस दे सके। अब अगला जो टारगेट है वो 9,200 अरब रुपए का, यानी कि उसमें मज़ीद 1700 अरब रुपए का इजाफा किया जा रहा है। 1600 बनती है एग्जैक्ट रकम, 1604 अरब रुपए। वो कहाँ से निकलना है? आप जब 7,604 अरब रुपये पूरा नहीं कर सके, 9,200 अरब रुपये पूरा कहाँ से करेंगे? अब उसमें होता है कि एडिशनल कितने होंगे, 1600 अरब ज़्यादा करेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर। उसमें 700 अरब रुपये के नए टैक्सेस थे, जिनमें 510 अरब रुपये पहले ही मिनी बजट की सूरत में लग चुके हैं। 200 अरब रुपये के मज़ीद टैक्सेस, जिनके जो टैक्सेस पहले नहीं थे वो ऐड होंगे इस फाइनेंस बिल जो आज असम्बली में पेश किया जाएगा। तो वो कहाँ से आएंगे? आपकी मईशत में इतनी जान है? बिल्कुल नहीं है। आपकी इकॉनमी चल रही है? बिल्कुल नहीं चल रही। 0.29% इस वक्त जो हुकूमत की कैलकुलेशंस हैं वो हमारी ग्रोथ थी इस साल की, जो अगले साल 3.5% रखी गई है। लेकिन सवाल ये है वो भी जो ग्रोथ के फिगर्स हैं वो भी कंट्रोवर्शियल है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास पहले तो हो ही नहीं रहा था, मुनक्किद ही नहीं हो रहा था। जब हुआ तो एक दिन में 4 दफ़ा उसकी टाइमिंग चेंज की, रात को 11 बजे वो इजलास शुरू हुआ। अब उसमें बेशक वो दुरुस्त हो, लेकिन जनरल मैसेज जो गया कि शायद उसमें हुकूमत ने कुछ फजें की है, एक इल्ज़ाम हुकूमत पे लगा जिसका अभी तक प्रॉपर जवाब हुकूमत की तरफ से नहीं आ सका कि मीटिंग सुबह से जो होती आ रही है रात 10 बजे के बाद तकरीबन 11 बजे शुरू होती है। क्यों? वो तो पूरे साल का होमवर्क होता है जो कि करके रखा होता है मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स ने, उसमें इतनी डिले क्यों हुई? उस पर बड़े सवालात उठे कि शायद हुकूमत की तरफ से जो फिगर्स थे फज किया गया, उनको जिनको रद्दोबदल किया गया, उनको चेंज किया गया अपनी मर्जी के मुताबिक, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया अशरफ, और एक बात मैं सुन के हैरान रह गया था, अभी भी हमने चलाई है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें तैयार हैं या मोस्टली खद्दोखाल जो तय कर लिए गए हैं। आज बजट पेश किया जाना है, मतलब मोस्टली क्या ये सब कुछ तैयार होना चाहिए था, मतलब उसकी नोक पलक
सबर चुकी होनी चाहिए थी। इतना आसान मामला तो है नहीं कि भाई आप वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाने से पहले ये नंबर वाइटनर लगा के मिटा के चेंज कर रहे हो। मतलब इज दिस अ जोक? हम 25 करोड़ ऑलमोस्ट का मुल्क हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमायत तोला साहब। तोला साहब बताइएगा, 7,600 अरब रुपए का टैक्स हदफ हम हासिल नहीं कर सके, 9,200 अरब रुपए का टैक्स हदफ कैसे हासिल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बोथ ऑफ यू एंड योर टीम फॉर द इनविटेशन। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, शॉर्टफॉल तो आया है फॉर द आउटगोइंग फिस्कल ईयर। इन माय व्यू 7,100 अरब तक अगर हम इकट्ठा कर लें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, दैट विल बी एन अचीवमेंट कंसिडरिंग जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। 9,400 अरब का जैसे आपने फरमाया टारगेट मेरे ख्याल से एम्बिशियस है, लेकिन अगर मैं जो प्रोजेक्शंस आई हैं कल इकोनॉमिक सर्वे में, अगर उसको मैं बेस लेवल पे 7,100 अरब के फिगर से लेके चलता हूँ, 3.5% की जीडीपी ग्रोथ और 21% की जो इन्फ्लेशन अगर मैं फैक्टर इन करता हूँ, तो मेरे हिसाब से 8,840 अरब का टैक्स रेवेन्यू टारगेट इज़ रियलिस्टिक। चलें, अगर टैक्सेस थोड़े ज़्यादा और लग जाते हैं, मज़ीद इन्फ्लेशन इज़ मोर देन विच इज़ प्रोजेक्टेड, तो हो सकता है 9,000 अरब तक भी हम कर जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से तोला साहब टैक्सेस और ज़्यादा लगने की जब बात होती है ना, आम आदमी तो पर्टिकुलरली जो सैलरीड क्लास है ना, वो सहम जाता है। वो जो बैंकों में काम करते हैं, वो जो टीवी चैनलों में काम करते हैं, वो जो मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं, वो जो प्राइवेट फर्म्स में काम करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है। सो पहले भी बात हो रही थी, कल भी इकोनॉमिक सर्वे आया, आपकी भी खबरें होंगी, कुछ ज़राए होंगे, अब तक कुछ पहुँचा इस मरतबा? क्या वो लोग भी टैक्स के दायरा कार में आएंगे जो पहले टैक्स इतना ज़्यादा नहीं देते थे या देते ही नहीं थे, या हम ही जैसों पे टैक्स का बोझ पड़ेगा दोबारा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने तो पिछले साल भी यही सजेशन दी थी थ्रू द मीडिया कि सैलरीड तबका जो है वो सबसे पिसा हुआ तबका है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। तो अगर 6 लाख बेसिक थ्रेशोल्ड है, तो बेशक अगर आप उस थ्रेशोल्ड को नहीं बढ़ाना चाह रहे फॉर वट एवर रीज़न, तो एटलीस्ट उन पर टैक्स इंसिडेंट्स कम कर दें, मिनिमम 100-200 रुपये का टैक्स लगा दें, ताकि एटलीस्ट वो चले एज अ फाइलर भी रहें और आपके पास एक बेस लेवल रेवेन्यू भी जमा होता रहे। जहाँ तक आपकी बात है मेजर्स, उन मेजर्स की जिसमें से लेट्स से कोई सेक्टर है विच इज़ नॉट पेइंग इट्स ड्यू शेयर, मीडिया में 2-3 ऐसे जो है मेजर्स रिपोर्ट हुए हैं। एक का मैं जिक्र कर देता हूँ। अभी पिछले दिनों मीडिया में मैं पढ़ रहा था कि RRMC ने सजेस्ट किया है कि एक्सपोर्टर्स को फाइनल टैक्स रिजीम से मिनिमम टैक्स रिजीम में लाया जाए। अब इसमें होता ये है कि जब एक्सपोर्टर फाइनल टैक्स रिजीम में होता है तो उन पे 1% टैक्स लागू होता है और वो बरी ज़िम्मा हो जाते हैं बाकी अपनी लायबिलिटी से। ठीक है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ रिलीफ गिवन टू द एक्सपोर्टर्स, मगर इसका जो इशू ये होता है, इससे डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाती है। जब वो MTR में एज़ पर दिस प्रपोजल, जब वो MTR में शिफ्ट हो जाएंगे तो एंड ऑफ द ईयर उनकी ट्रू इनकम, ट्रू पोटेंशियल पता चल पाएगा और उस हिसाब से फिर वो उनका मिनिमम टैक्स होगा आखिर साल में। लेट से अगर उन्होंने कोई इस साल, क्योंकि डिवैल्यूएशन बहुत हुई है, तो अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन कमाया है तो वो उनकी बुक्स में शो हो जाएगा और फिर उस पर वो दे विल बी लायबल टू पे टैक्सेस। अच्छा, ये अशरफ आपसे ये पूछना है, क्योंकि हर साल हमारी बात यही होती है कि जो टैक्स देते हैं उन्हीं पे सारा बोझ आता है, और जब बजट इस तरह आता है, टैक्सेस अगर बढ़ जाएं तो जो ऑलरेडी दे रहे होते हैं उन्हीं पे ही ऑब्वियसली सारा इन्हिसार होता है इसका। टैक्स नेट को बढ़ाने की, एक्सपैंड करने की बातें बहुत होती हैं, लेकिन हमने देखा है उस पर काम बड़ा कम होता है। इस बार आपको कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि ये हो भी सकता है? ये हमारे कुछ मेजर्स हुकूमत ने लिए हैं, लेकिन नॉन फाइलर्स पे टैक्स की शरह बढ़ाई जा रही है, जिसमें ख़ासतौर पे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का मसला होगा, प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त के इश्यूज़ पे, लेन देन पे टैक्स की शरह नॉन फाइलर के ज़्यादा की जा रही है। दूसरे कुछ और फील्ड ऐसे हैं जिन पर जो टैक्स फाइलर नहीं है हुकूमत के साथ, उनकी शरह बढ़ाई जा रही है। लेकिन माजी में हमने तजुर्बा किया था कि लोग FBR के साथ रजिस्टर तो हो जाते हैं लेकिन टैक्स पे नहीं करते। जस्ट रजिस्टर होना इज़ नॉट एनफ। अगर आप एज टैक्स पे रजिस्टर हो जा सकते हैं, टैक्स पे नहीं करते,
उसके बाद FBI की मशीनरी है उसको बड़ा एक्टिवली काम करना चाहिए, लेकिन वो एक्टिवली काम नहीं करते। नंबर ऑफ टैक्स जो रजिस्टर्ड है टैक्स पेयर के तौर पर FBI के साथ बढ़ जाता है, लेकिन उनका रेवेन्यू कलेक्शन वहाँ से नहीं होती। वो एक सीरियस इशू रहेगा जो आने वाले वक्त में कि उनको उसको कैसे टैकल किया जाए। उसके साथ FBI की मशीनरी उस वक्त ट्रेन नहीं है, तैयार नहीं है, वो गियर्ड अप नहीं है कि उस पर टैप कर सके उस चीज़ को। दूसरा आपने पूछा कि इसको एक्सपेंड कैसे किया जा रहा है। एक्सपेंड करने की हम बात की बात है, लेकिन सिर्फ एक सेक्टर देख लें जो पाकिस्तान का ज़्यादा अमीर तबका है, उसको जो टैक्स एग्जाम्पशन इस गुजरने वाले साल में दी गई हैं 2200 अरब रुपए की टैक्स एग्जाम्पशन दी गई हैं। आप उन्हीं को टैप कर लें, सोच लें कि वो डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते। जो आपने छोटे तनख्वाहदार से, छोटे दुकानदार से या छोटी और ऐसी चीज़ें हैं उनसे वो जो टैक्स लेना है उनको छोड़ के अब जो पाकिस्तान का इंतहाई अमीर क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या कारोबारी अफराद है, हाई सैलरी वाले लोग हैं, उनसे क्यों नहीं लेते। जो टैक्स एग्जाम्पशन का सिर्फ एक फिगर मैंने अब दिया कि अगर वो उनको ही गवर्नमेंट रिकन्सिडर कर ले 2200 अरब रुपए इस साल के दौरान गए हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पशन की सूरत में, उसका पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना फ़ायदा नहीं हुआ। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पे गवर्नमेंट को बड़ी सीरियस थॉट देनी चाहिए। एमनेस्टी आ रही है, कुछ ऐसा सुना था कि भाई इस दफ़ा आ रही है कोई एमनेस्टी, बाहर वाले ला सकेंगे, अपना काला धन सफ़ेद कर सकेंगे, क्या उसकी खबरें अशरफ? एमनेस्टी बिल्कुल है जी, उसकी प्रपोजल है कि पहले वो 5 लाख रुपए तक था, 50 लाख रुपए तक था, 5 मिलियन तक, अब उसको बढ़ा के $1 लाख तक कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क से $1 लाख लाएगा उससे नहीं पूछा जाएगा उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, अल्लाह करे अब भी हो जाए, इस पर कोई दबाव ना आए। आई डोंट नो कि ये क्या था, शायद किस तरह के प्रेशर थे। उसमें एक है कि $1 लाख अगर कोई पाकिस्तानी लाता है उससे नहीं पूछा जाएगा उसका सोर्स ऑफ इनकम कि उसने क्यों लिया। पाकिस्तान में डॉलर या फिर हमारे यहाँ बसने वालों के लिए भी है? नहीं, ये तकरीबन सारे लोगों के लिए, आम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर से सफ़र करके आएगा उसकी जेब में या उसके सामान में या उसके किसी भी चैनल से $1 लाख वो लेके आता है, उससे उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। इस पर एक इतराज़ ये आता था, ख़ास तौर पे हम FATF में थे, जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF वगैरह की तरफ से इतराज़ आता है कि इससे ब्लैक मनी वाइट होती है। भाई दुनिया जहान में है, जब पाकिस्तान किसी मुल्क के अंदर पैसा आ रहा है उससे उसका सोर्स नहीं पूछा जाता। किसी भी मुल्क में चले जाए, पैसा आता है, आने दें, आप क्यों उसको रोकते हैं? वो एक अच्छा स्टेप है, उससे शायद पाकिस्तान को कुछ मज़ीद डॉलर्स मिल सकें। अभी जो हुंडी के ज़रिए आते हैं, दूसरे ज़राए से आते हैं जिसका हुकूमत को टैक्स नहीं मिलता और हुकूमत के ख़जाने में नहीं आते, हुकूमत के अकाउंट में नहीं आते, वो शायद अगर लीगल इतनी इजाज़त दे दी जाए उस पर एक ये पॉजिटिव चीज़ है कि उसका फ़ायदा होगा, हुकूमत के ख़जाने में आएंगे वो टैक्सेस और लाने वाला बेखौफ होकर वो कुछ कम हो सके, पैसे ला सकते। अच्छा इमारत साहब, आप बताइएगा, अब आम आदमी की चीज़ों पे आ जाते हैं। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री आपको पता है हमारी बैठ गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर बिल्कुल बैठ गया। लोग पूछते हैं, नॉर्मल से सवाल हैं, जिन्होंने प्रॉब्ली गोल्ड वैसे ही ट्रेड नहीं करना लेकिन ख़रीदना है, कुछ शादियाँ वगैरह कुछ भी है, गोल्ड आने वाले दिनों में बढ़ेगा, गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा, गाड़ियों की टैक्सेशन के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? इंपोर्टेड गाड़ियाँ और महंगी होंगी या कुछ सस्ती हो जाएंगी? लोकल गाड़ियाँ महंगी होंगी, सस्ती हो जाएंगी? कुछ इस बारे में आप हमें गाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अभी मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों, RRMC का एक और प्रपोज़ल है कि जो सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाता है गाड़ियों पे, वो इंजन की साइज़ के बेसिस पे किया जाता है। अब प्रपोज़ल ये है कि गाड़ी की वैल्यू की बेसिस पे एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाए, विच विल बी अ बिग शिफ्ट। ज़ाहिर है जो टैक्स पोटेंशियल था वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि शायद इस टैक्स की वजह से गाड़ियों की प्राइसेस में इजाफा आ जाए, गाड़ियों के प्राइसेस में इजाफा हो जाए। जी अशरफ, आपके पास भी ऐसी खबरें हैं कुछ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले जो इंजन की कैपेसिटी पे होता है, इंजन की एक बंदा गाड़ी खरीदता है 800 सीसी, उसको उसी के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। दूसरा बंदा खरीदता है 2000 सीसी या 4000 सीसी, उसको इस इंजन कैपेसिटी के हिसाब से उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। अब उन्होंने उसकी रसीद पे कर दिया कि प्राइस पे हर किसी को एक टैक्स की शरह बढ़ा दी है, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा कर दी है, नॉन फाइलर की तो बहुत ही कर दी है। वो एक शरह बढ़ेगी, यकीनन इसमें टैक्स गाड़ियों की कीमत में इजाफा होगा। लेकिन उस पर जो एक अहम चीज़ है कि पाकिस्तान में गाड़ी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ऑफ द रीजन, इलाके के जो दूसरे ममालिक है हमारे आसपास के, उनकी नस्बत बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारी गाड़ी का क्वालिटी कंट्रोल देखें, बिल्कुल उसमें कोई सेफ्टी मैयर नहीं है, कोई उसके इंजन पर रिसर्च नहीं हुई।
उधर बिल्कुल ज़ीरो है, कोई रोड सेफ्टी नहीं है, कोई इसमें सेफ्टी का मैयर नहीं, उनको कोई नहीं पूछता। मैसेज जाता है जो जितना पावरफुल है, जितना जिसका इन्फ्लुएंशियल है, वो जो मर्जी कर ले, उसको कोई नहीं पूछेगा। जब चाहे वो गाड़ियों का रेट बढ़ा ले, उनको कोई नहीं पूछने वाला। भी एक साल के बिजली दौरान इतनी महंगी है, हम बना ही नहीं सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। एनर्जी क्राइसिस के लिए कुछ कर रहे हैं अशरफ? लास्टली ये बता दीजिएगा कि कोई सोलर के लिए तरवीज, या फिर आपको पता है पिछले दिनों आसान कर्ज मिलता था सोलर पैनल्स के लिए, वो भी ख़त्म कर दिया गया। सो वो है कोई सिलसिला ऐसा? उसमें कुछ इन्होंने फंड रखे हैं कि जो सस्ती बिजली है उसको हौसला अफजाई की जाएगी सस्ती बिजली पैदा करने की। इसमें खासतौर पे सोलर पे जो टैक्स एग्जम्पशन थी शायद दोबारा से दी जा रही हैं कि सोलर पैनल जो लाए उन पर टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। वो एक पॉजिटिव चीज़ है, उस पर शायद कुछ फ़ायदा हो सके। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं अब्दुल्ला सुल्तान अर्ज़ करना चाहूँगा कि डार साहब ने कल फरमाया कि इस वक्त जो मार्केट में डॉलर की प्राइस में डिफरेंस है, जेन्युइन प्राइस जो है तकरीबन 245 के करीब बनती है 44, लेकिन अगर मार्केट के हिसाब से लें वो शायद 60 रुपये बनती है। अब अगर हुकूमत वक्त बेबस है, वो कहते हैं पता नहीं कौन सा खुफिया हाथ है जो एक बड़ी रीज़न है पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने के, दूसरे तीसरे माली मसले को डॉलर की कीमत है रुपए के मुकाबले में। अगर वज़ीर ख़जाना हमारे कहते हैं कोई खुफिया हाथ है, वो कौन खुफिया हाथ है हमें नहीं पता, वो क्यों नहीं चेक कर पाते? अगर हुकूमत में रहते उस तकरीबन जो डार साहब ने कल एदाद शुमार दिए उसके मुताबिक 60 रुपये, ये उनकी अपने खिलाफ 60 रुपए से ज़्यादा का फ़र्क बनता है रुपए की कीमत और डॉलर के मुकाबले में। वो कौन उसको चेक करेगा, कौन उसकी प्रॉफिट होल्डिंग? आई नो कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं उस पर। थैंक यू। और हमायत बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। एक और मामला जिस पे बात होनी चाहिए, मुल्क भर में एक मरतबा फिर HIV तशवीशनाक हद तक फैल रहा है दुनिया भर में। गुज़श्ता 10 बरसों में इस वायरस में बेइंतहा कमी आई है, 32% तक कमी आई है, और लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं जो इसका शिकार हैं पाकिस्तान में। लेकिन अगर हम 2022 की बात करें तो 2020 में पाकिस्तान में 5,500 नए केसेस सामने आए थे, और 2022 में 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये हम आपको बता दें कि ये कंफर्म जो रिपोर्टेड केसेस होते हैं ये होते हैं, और अक्सर कहा यही जाता है कि द नंबर इज मच हायर देन द रिपोर्टेड। इस्लामाबाद में कितने? 584, पंजाब में 6,763, खैबर पख्तूनख्वा में 937, सिंध में 2,059, बलोचिस्तान में 296 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है इसको कंट्रोल करने के लिए। अभी तक एक टैबू है इस पर बात करना, और लोगों को ये बताने की भी ज़रूरत है कि दुनिया में इसके साथ ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े भी आ चुके हैं, और इसमें आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। द न्यूज़ के रिपोर्टर वकार भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, उनसे पता कर लेते हैं बिकॉज उनकी बड़ी नज़र है इस पे। बताइएगा वकार कि 2000 अगर हम देखें 2-3 साल पहले, बल्कि अगर बात कर लेते हैं, सिंध में HIV एक वबा की सूरत फैलता नज़र आ रहा था, लेकिन फिर शायद सूरत हाल जो थी वो बेहतर होगी और ये मामला पीछे चला गया। क्या वैसा ही फैलाव जो है हम दोबारा देख रहे हैं अब? जी देखें, सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में HIV एक वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गया है। पिछले साल 2022 में 10,675 केसेस पूरे पाकिस्तान में सामने आए थे, और उसमें सिंध का दूसरा नंबर था। पंजाब के बाद जो सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो हमें सिंध में नज़र आए। जहाँ तक हमने सिंध में वबाई सूरत हाल की बात की, तो सिंध के 4 अजला जिनमें लाड़काना शामिल है, जिनमें कंबर शहदाद कोट, खैरपुर और जैकबाबाद शामिल है, इन 4 अजला के 4 ताल्लुकात में तो ये जो वबा है ये जनरल पॉपुलेशन में आ चुकी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये अब HIV का मर्ज़ जो है इन 4 ताल्लुकों में, 4 अजला के, ये जनरल पॉपुलेशन में आ गया, आम लोगों में ये शामिल हो चुका, फैल रहा है, और बच्चों में ख़ास तौर पर वहाँ बहुत तेज़ी से इसके केसेस हमें नज़र आ रहे हैं। एक यहाँ पे और आपको बात बता दूँ कि पिछले साल सिर्फ सिंध में 218 बच्चे HIV से लाड़काना में जाँ बहक हुए हैं। वरना आपको पता ना, यूजुअली फिर वो हाई रिस्क जो होते हैं एरियाज़ या फिर कम्युनिटीज़, उनमें ज़्यादा होता है। ये बताएं कि ये एक ऑब्वियसली ख़तरनाक वायरस है, और इसलिए इसका फैलाव भी एक बड़ा संजीदा मामला है। जिन इलाकों में ये मर्ज़ फैल रहा है, वजूहात क्या सामने आई हैं, और क्या उन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई एफर्ट्स की जा रही हैं? देखें, जो इस HIV की वबा का फैलने का मामला है, तो वो तो हमें पता है
कि एक तो पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी कि लाड़काना में तो ये आताइयों के ज़रिए फैला, वहाँ पे इंजेक्शंस के ज़रिए, रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस के ज़रिए फैला, जो ड्रिप्स थी वो बार बार लगाई गई। उसके अलावा जो इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स हैं, जो हमारे वो अफराद जो कि सिरिंजेस से नशा करते हैं, उनमें ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फिर हमारे यहाँ डिपोटीज़ एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि बाहर से आ रहे हैं और वो ये मर्ज़ लेके आ रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ जो 3 और की पॉपुलेशंस हैं, जिनमें से मैन हैविंग सेक्स विद मैन हैं, जो हमजिन्स परस्त अफराद हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, और उसके अलावा जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, उनमें ये बहुत तेज़ी से ये मर्ज़ फैल रहा है। जहाँ तक आपने कहा कोशिशों का ताल्लुक है, तो कोशिशें देखें, हमें बहुत कम कोशिशें नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी कोशिश जो की जा रही है वो डेटा छुपाने की जा रही है। आप डेटा ना दें, किसी को ना बताएं कि केसेस कितने सामने आए हैं, और इस तरीके से ये मर्ज़ कंट्रोल किया जा रहा है। अच्छा, अब इसका नाम सुनते ही आपको पता है किसी ज़माने में खौफतारी हो जाता था, अभी भी पाकिस्तान में लोगों को नॉलेज नहीं, इसलिए खौफतारी हो जाता है, लेकिन दुनिया में इसका इलाज चल रहा है लोगों का। क्या पाकिस्तान में भी ये सहूलत दस्तयाब है? जी देखें, ग्लोबल फंड एक आलमी इदारा है, उसके ताउन से इसकी अद्वियात पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर 100 में से सिर्फ 26% अफराद जो हैं वो इन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। तो जिन 26% अफराद को में जो इलाज करवाते हैं, उनमें तो ये मर्ज़ कंट्रोल में रहता है और वो इसको आगे फैलाने का बाइस भी नहीं बनते। लेकिन जो बाकी जो 70 से 75% अफराद हैं, वो इलाज नहीं करवा रहे और वो ये मर्ज़ तेज़ी से दूसरों को फैला रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में HIV के हवाले से बात करना जो है उसे टैबू बना दिया गया है। ख़ास तौर पर अगर कोई शख्स HIV के हवाले से कोई अवेयरनेस भी देना चाहे तो उसे जो है वो स्नब किया जाता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इसके हवाले से आगाही फैलाई जाए, अवेयरनेस दी जाए, जो कि बदकिस्मती से हमारे सरकारी इदारे, हेल्थ के इदारे ये काम नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वकार भट्टी। ये बड़ा मसला है हमारा, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इस किस्म की चीज़ हो तो उसको छुपाने क्यों लग जाते हैं भाई? एक्नॉलेज इट, ताकि उसका कोई क्योर महकमा क्या सेहत की निकला आपको उसको पता है, मैनेज किया जाए। जिम्मेदारी है इस बारे में आगाही फैलाना। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, टीवी पे रेगुलर लिटरली हर खबरनामे में हम इश्तिहार देखते थे और उसमें एहतियाती तदाबीर बताई जाती थी कि खून की तस्दीक कर लें और अपनी जीवन साथी के साथ किसी और के साथ जिनसी ताल्लुकात ना बनाएं, सिरिंजेस का इस्तेमाल देखभाल करें। तो वो इश्तिहारात हम देखते हुए बड़े हुए हैं। अब आई हैवंट सीन एनी एड और एनी कैंपेन लाइक दैट मैटर। अभी चलो हम एड्स की बात कर रहे हैं, बीच में पॉपुलेशन कंट्रोल के भी शुरू में बड़े एड्स होते थे, अब भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन बीच में देयर वाज अ होल लाइक डेकेड और सो जब ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी। मतलब जो अच्छी चीज़ करने वाली है, जो आगे ही फैलाने वाली चीज़ है, उनको हम छुपा लेते हैं कि शायद बुरी बात हो रही है। और कुछ चीज़ें जो आप अपने तय कर सकते हैं, अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें वो जो सिरिंजेस है वो आपके सामने खोल रहा हो। ड्रिप्स वगैरह अच्छी जगह अच्छे डॉक्टर आपको दिखा भी देते हैं, बताते हैं, वो आपके सामने खोल रहा है। डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप पहले उसका सारा निज़ाम देख लें कि भाई इसके पास प्रॉपर मशीन्स हैं जिससे स्टरलाइज और जरासीम का खात्मा, ऑटोक्लेव वगैरह मौजूद है। शेव बनाने जा रहे हैं, कोई लड़कियां जाती हैं अपने मैनिक्योर वगैरह कराती हैं, अपनी किट अपने पास रख लें, या फिर मेक श्योर यू गो टू अ प्लेस जहां आपको नजर आ रहा हो कि स्टरलाइज कर रहे हैं चीजें। ये छोटी छोटी चीजें, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। मेरा ख्याल है कि यही, अगर आपने ये करानी है, सर्विसेज लेनी है, तो आप अपने सामान को अपने पास रखें। और मर्दों के लिए भी अगर आप सैलून जा रहे हैं तो अपनी कैंची, अपना उस्तरा और अपने कंगे वगैरह आप अपने साथ लेके जाएं। और एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है, आप साल हर साल इस्तेमाल करें। छोटी छोटी चीज़ें, ये प्रिकॉशंस हैं, डू दैट। अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर बाग में आपको पता ही है आ गए नताइज। पीपल्स पार्टी जश्न मना रही है। सरदार तनवीर इलियास की नाहली से खाली नशिस्त पीपल्स पार्टी ने जीत ली है। LA-15 बाग में पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर 25,755 वोट लेकर जीत गए हैं। 20,485 वोट लेकर नून लीग के मुश्ताक मिन्हास दूसरे नंबर पर आए हैं। सो यस, फातेह उम्मीदवार से 21,000 वोटों से इबरतनाक शिकस्त का एक्चुअली सामना हुआ।
और जो PTI के कैंडिडेट थे उनको सिर्फ 4,942 वोट मिले। 9 मई के वाक़यात के बाद आप देखिए कि ये पहला ही इंतखाबी मार्का है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा लिया और क्या उनके वोट्स निकले हैं। इस तरह PTI ने जो नशिस्त भारी अक्सरियत से जीती थी उसे कश्मीरियों ने तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने ज़िया कमर को मुबारकबाद दी है, कहा पीपल्स पार्टी एक बार फिर पुरएतमाद हो गई है और आज़ाद कश्मीर के अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। अच्छा, फिर आपको पता ना ट्विटर पे भी बड़ी बातें होती हैं और हिना परवेज़ का कल ट्वीट था जो कि बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थी कि कुछ शायद धांधली टाइप भी हुई है और उन्होंने काफ़ी एक ट्वीट की थी, तो वी वर जस्ट गोइंग थ्रू दैट एज वेल। ये फुटेज हिना परवेज़ ने शेयर की थी, फिर एक पिक्चर आई एक्चुअली मुश्ताक मिन्हास और ज़िया कमर साहब की और उसमें वो दोनों एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे थे। इट वाज गुड टू सी दैट कि ये भी ऐसे भी होता है कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो जाए। ओके जी, एक नई पार्टी जिसका हम जिक्र कर रहे थे कल, वो जो पार्टी जिसमें हम नहीं इनवाइटेड तो उसकी हम मेरा ख्याल है कि अब बात कर लेते हैं। और आपको सबसे पहले तो ये पता ही है कि मेरी बात सुने, आप किसी ऐसी पार्टी पे इनवाइट होना चाहेंगे जिसमें सारे लोटे हैं? मतलब एक बाई स्टैंडर्ड की तरह बैठ के ऑब्जर्व तो किया जा सकता है। एंड बिसाइड्स यू नो यू वांट टू गो टू द पार्टी और नॉट, यू वांट टू बी इनवाइटेड। यस, ये तो मतलब ये तो एक ह्यूमन नेचर है ना कि आपका दिल तो चाह रहा होता है कि जी हमें क्यों नहीं बुलाया। एनीवे वी आर जस्ट जोकिंग। तो तहरीक इंसाफ को जी 9 मई के वाक़े के आफ्टर शॉक्स का शिद्दत से सामना है और PTI को अब तक का सबसे बड़ा धचका कल लगा है। पार्टी छोड़ने वालों की अक्सरियत जहांगीर तरीन की क़यादत में बनाई गई नई सियासी जमात जिसका नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारी हो गई हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आई गेस हो जा रहे हैं। वक्त बदलते कहते हैं ना, हुआ देर नहीं लगती। और PTI के बानी कल जब आपको पता ही है बहुत कुछ करते थे, पेशियाँ भुगत रहे थे, एंड उसी वक्त उन्हें रेड लाइन कहने वाले नई जमात की छतरी तले जमा हो गए थे। वफादारियों की हम सुबह भी बात कर रहे थे ना। सो नई पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान जहांगीर तरीन ने किया, साथ ही वो 9 मई के मनसूबा साजों को अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा करना भी नहीं भूले। आप सब लोगों का यहाँ इकट्ठे होने का मैं शुक्रगुजार हूँ। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आने वाले दिनों में हमारी जमात में और भी लोग शामिल होंगे इंशाअल्लाह। ऐसे लोग जिनको अपने हलके में ना सिर्फ इज़्ज़त है बल्कि इनका वोट बैंक भी मजबूत है। अब 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील करके रख दिया। अगर हमने 9 मई के मनसूबा सातों और शरपसंदों को अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर सियासी मुखालफीन के घरों पर हमला भी काबिल कबूल समझा जाने लगेगा और ये हम कभी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। अलीम खान साहब ने इस मौके पर नई पार्टी बनाने का मकसद भी बयान किया। सुनिए क्या मकासद हैं। एक ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है जिसमें मुल्क की आवाम, पार्लियामान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर और मुकम्मल हमागी के साथ हम दुरुस्त फैसले करें जिससे मुल्क जो है वो तरक्की की राह में नामजद हो सके। अच्छा जी, अब वो जिनकी हम बात कर रहे थे इससे पहले, मतलब इस तरह ना करें ना, वो चले गए हैं तो चले गए हैं, क्या हो सकता है। तो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग के दौरान फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल समेत कई चेहरे ऐसे थे जो कि चंद दिन पहले तक सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे थे, आपको पता ही होगा। और कुछ लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान को PTI की ही शक्ल करार दे रहे हैं। मगर एक राय ये भी है कि नया बाब तभी खुलता है जब पुराना बाब बंद होता है। शायद यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून भी पुराने हरीफों को अब हलीफ बनाने पर तैयार नजर आ रही है। ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरी बहुत मुखालफत होगी फवाद चौधरी से, मेरी बहुत मुखालफत होगी अली जैदी से, हमारी तू मैं भी हुई है, हमारा तकरार भी हुआ है, मगर वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो गद्दारी का लेबल अपने माथे पे लगाने को तैयार नहीं है और ये काबिल कदर लोग हैं, इनकी कदर करने। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे, हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। इलेक्शन अलायंस के हवाले से पार्टी फैसला करेगी, मगर अभी तक जो सूरत नज़र आ रही है बहुत सारी जगहों पर हम आपस में एक ही होंगे।
अच्छा जी, ये काबिल कदर लोग हैं। ये कह रहे थे अता तारड़ साहब अबाउट फवाद चौधरी, हाउ टाइम्स चेंज। बड़ी अजीबोगरीब बात है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से नई पार्टी बन तो गई है, लेकिन लोग वही पुराने हैं और अब आप उनसे सवाल तो करेंगे कि ऐसा क्या कारनामा है जो वो पीटीआई में अंजाम नहीं दे सके और अब नई पार्टी में वो अंजाम देंगे। और इन लोगों में से कितने लोग इलेक्टेबल्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खैर, इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, हमारे साथी दोस्त आदिल शाहज़ेब। बहुत शुक्रिया आदिल। आदिल, अब फाइनली इंतज़ार तो था ही बड़े दिन से, पार्टी भी अनाउंस हो गई, जहांगीर तरीन साहब ने परचम भी लॉन्च कर दिया, मकासद भी बता दिया अलीम खान साहब ने, लेकिन बड़े जाने पहचाने चेहरे ही नज़र आ रहे हैं इस पार्टी में भी। सो क्या ये अगर इंतखाबी मार्के पे देखें, इनमें से कोई ऐसा है जिसका अपना ज़ाती वोट बैंक है, या ये एक इंतखाबी सियासत में बड़ा फैक्टर बनने की अहलियत रखता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अहलियत तो रखते हैं, लेकिन मौजूदा सियासी हालात पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो मेरे ख़्याल में इस्तेकाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो ख़ुद ही अपने वजूद को इस्तेकाम देना रहेगा। और इसी से जुड़ी जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि इस पार्टी को अपना अलग से तशख़्ख़ुस बनाना होगा, क्योंकि देखिए 90% जो सियासी रहनुमा इस पार्टी में शामिल हुए हैं, उनकी अगर आप सियासत पर नज़र दौड़ाएँ, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हों या उनसे जुड़े और लोग हों, इमरान इस्माइल हों, अली जैदी हों, इन सब की सियासत जो है वो किसी न किसी लीडर के मरहूने मिर्रत रही है अभी तक जो हमने देखा। इनका अपना अलग से अपने हलकों में मेरे ख्याल में कि वो 5, 6, 10 हज़ार से ज़्यादा वोट वो नहीं ले पाएंगे। अब अगर देखें तो जहांगीर तरीन साहब बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, बड़े अच्छे प्लानर भी वो हैं, लेकिन क्या वो तहरीक-ए-इंसाफ के जो सरबराह हैं उनकी तरह का इनके हलकों में उनको कुछ वोट दिलवा सकते हैं? द आंसर इज़ नो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान कैसे अपना तशख़्ख़ुस बनाती है, कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि देखिए एक चैलेंजिंग चीज़ इस वक्त ये है कि वो किस नारे पर आगे जाती है। और अगर वो तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि नेचुरली अगर आप देखें तो ये सारे वही लोग हैं जो कि एक पार्टी की छत के नीचे जमा तो हो गए हैं, लेकिन इनका अपना वोट बैंक नहीं है। और तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर टूटना मौजूदा हालात में वो मुश्किल हमें इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर जो है, अगर तहरीक-ए-इंसाफ इंतखाबी सियासत में नहीं होती या बैलेट पेपर के पास उनके पास कोई ऑप्शन ही और नहीं होता, तो वो घर में बैठ जाएंगे, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास चले जाएंगे। ज़्यादा चांसेस हैं कि वो टीएलपी के पास भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो जमात है इसको ये ऐसे देख रहे हैं जिस तरह ट्रेटर्स हैं, इन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ को दगा दिया और मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो फिर वो वोट बैंक कैसे आएगा इस पार्टी का, वो फिलहाल हमें तो नज़र नहीं आ रहा। ये कि जो पीटीआई का वोटर था उस वोटर को ये अट्रैक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो अपैरेंटली अभी बड़ा अपहिल टास्क लग रहा है। क्योंकि पीटीआई का वोटर इनको तो वोट नहीं देता था ना, वो तो फिर कासिम के अब्बू को वोट देते थे। हाँ, या बुशरा के शौहर भी कह सकती हैं, कुछ भी कह सकते हैं। एनीवे, आदिल आपसे हम ये पूछेंगे कि जैसे कि नज़र आ रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग पब्लिक फिगर्स हैं, ऑफ कोर्स सभी इन शख्सियात से और उनकी खासतौर पे जो परफॉर्मेंस है उनसे वाकिफ़ है, तो अब ये पार्टी अपने मंशूर और नारों में ऐसा क्या रखे कि वोटर जो है वो खिंचे चले आए? देखिए ये बड़ा अहम सवाल है और मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब इस्तेकाम पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी इस वक्त ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए चैलेंजेस दो हैं। एक चैलेंज तो ये है कि अगर वो प्रो पीटीआई वोटर को अट्रैक्ट करना चाहें तो वो आएगा ही नहीं। हर हल्के में शायद 2-2.5 हज़ार वोट जो हैं वो किसी की इन्होंने काम किए होंगे, कोई रिश्तेदारियाँ होंगी पार्टी में अभी तक जो पीटीआई में है, वो तो इनके पास आ जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सियासी माहौल बन चुका है उसमें पीटीआई का वोटर उनके पास नहीं आएगा। फिर दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि अगर वो एंटी पीटीआई वोट को टारगेट करते हैं तो वो स्पेस ऑलरेडी वहां पर पीएमएलएन मौजूद है, वहां पर पीपल्स पार्टी मौजूद है, वहां पर इवन टीएलपी भी मौजूद है। तो ऐसे में इस पार्टी के लिए जगह बनाना यकीनी तौर पर बड़ा चैलेंजिंग भी होगा। और इसमें एक सिनारियो ये भी बन सकता है, देखिए जिस तरह अता तारड़ ने कहा कि जी हम उनके साथ तरीन साहब के लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो अगर वो सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो
पीटीआई का जो वोटर है वो यही कहेगा कि देखें आप तो वही लोग जो कि पीटीआई के खिलाफ थे उनके पास बैठ गए हैं, तो हम किस मुंह से आपको वोट दें। इलेक्टेबल्स मौजूद हैं, 10-15 ऐसी सीटें हैं कि शायद वो ये पार्टी निकाल तो पाए, लेकिन इससे ज़्यादा ग्राउंड गेन करना फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा, अनलेस कि वो एक बाकायदा सीट टू सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के साथ चले जाते हैं, नून लीग के साथ चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी पीटीआई की जगह लेना या कैप्चर करना पीटीआई का जो स्पेस जो कि हमें खाली होता नज़र आ रहा है, अगले आइंदा आने वाले दिनों में जो चीज़ें हो रही हैं वो भी सामने आ जाएंगी, वो बड़ा मुश्किल है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए। चैलेंजिंग टाइम्स एक नई जमात के लिए आगे मैं देख रहा हूँ। तो सर्टनली निकाल पाएंगे। देखें, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और XYZ इनको निकाल दें तो कुछ लोग जिनके बारे में हम एज एन अवाम नहीं जानते, ऐसे नाम हैं, वो अपनी बिरादरी का वोट रखते हैं, वो अपने इलाके का वोट बैंक रखते हैं, वो इंडिपेंडेंट, हाँ वो इलेक्टेबल्स हैं, वो इंडिपेंडेंट भी इससे पहले जो 2018 के इंतखाबात हुए थे, कितने लोग हैं जो इंडिपेंडेंट जीते थे पंजाब में, आपको बताइए। फिर जहांगीर तरीन साहब का ही जहाज चला था और उनको लेके आया था, सो वो भी इनके साथ एसोसिएटेड हैं। वैसे आदिल, किसका ज़्यादा इत्तेहाद का चांस लग रहा है, इस्तेहकाम पार्टी एंड PMLN या PPP एंड इस्तेहकाम पार्टी? अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरे ख्याल में जो इस वक्त सियासी मंजरनामा नज़र आ रहा है जिसमें पीटीआई तो हमें दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही, और होगा ये कि जो रिवायती पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, वो हमें आमने सामने आगे जाकर नज़र आएंगी। इख्तिलाफात भी ऑलरेडी उनके शुरू हो चुके हैं। आपने कश्मीर में देखा इलेक्शंस पर काफ़ी इख्तिलाफात हो गए हैं, जो कि पीपल्स पार्टी वो सीट जीत चुकी है, नून लीग का दावा है कि वहाँ पर धांधली हुई है। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है जिससे आपको लगता है कि मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा होगा वो क्या होगा। देखें, पंजाब जो है इलेक्टोरली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा मैटर करता है पाकिस्तान की सियासत में। इस वक्त जो पंजाब की सियासत बन चुकी है वहाँ पर या तो PMLN का मुकाबला अगर होगा तो वो एंटी PMLN के साथ होगा, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें TLP भी है। सिर्फ अगर सेंटर पंजाब GT रोड जिसे कहा जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं और ट्रेडिशनली 90 ऑनवर्ड्स वहाँ पर नून लीग नाकाबिले शिकस्त रही है। हमने देखा 2008 में बीबी की शहादत में भी नून लीग वो जीत गई थी, 2013 में भी जीत गई थी, 18 में जिसको इंजीनियर्ड इलेक्शंस कहा जाता है नून लीग फिर भी वहाँ से जीत गई थी। तो नवाज शरीफ की वापसी, और नवाज शरीफ अगर लीड करते हैं इलेक्शन कैंपेन को, तो मेरे ख्याल में पंजाब में नून लीग जो है वो इमर्ज होगी एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, और उनका मुकाबला होगा सेंटर पंजाब में एंटी जो PMLN वोट है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें PTI भी है, जिसमें TLP भी है। TLP गेन कर सकती है क्योंकि PTI के वोटर के पास अगर ऑप्शन नहीं है, या वो घर बैठेगा या वो PMLN मुखालिफ वोट देगा, तो वो वोट पीपल्स पार्टी के पास भी जा सकता है, वो वोट TLP के पास भी जा सकता है। तो अगर लार्जर पिक्चर को आप देखें तो आइंदा आने वाले इंतखाबात जो होंगे वो PMLN वर्सेस एंटी PMLN ही होंगे। ऑलराइट जी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका आदिल शाह। परफॉर्मेंस की कई बात नहीं हुई, क्योंकि अगर PMLN को ही सारे मिलने हैं वोट, तो परफॉर्मेंस उनकी क्या थी? तो ये अजीब किस्म की एक गेम है इस वाले दौर की हम बात कर रहे हैं। वैसे एंटी PMLN वोट भी एज एन अगर PTI के वोटर देना है तो क्या वो PPP को वोट देगा? क्योंकि वो तो उनके तो चेयरमैन कहते थे कि जरदारी साहब तो उनकी बंदूक की शुस्त पे हैं। बहुत कुछ कहा जाता था, लेकिन अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। एनीवे, वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट, और ये ऐसी चीज़ें तो हमारे सामने आई जाएंगी। अच्छा जी, एक नए जहद की बात करते हैं, एक नया रुख आपको दिखाते हैं बैंकिंग का। आज दिन है मईशत की बात करने का। वैसे आपको पता है सुबह से हम बजट कर रहे हैं। दुनिया जदीद हो रही है, जदीद बैंकिंग के निज़ाम मुतारिफ़ करवा रही है, और बैंक हर मौशी एक्टिविटी का मरकज़ भी होता है। इस निज़ाम में जद्दलताना, मुकम्मल महफूज रखना, और सबसे अहम यह है कि आसानियाँ कंज्यूमर के लिए पैदा करना एक चैलेंज है जिसमें हमें लगता है ना बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन बाज़ बैंक ऐसे हैं जो कि इस चैलेंज को
वो आगे बढ़ते हुए, उबूर करते हुए कुछ नई चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपको ये भी बता दें कि दुनिया ने अब रिवायती ब्रांच वाली 9 से 5 बजे औकात की बैंकिंग को पीछे छोड़ दिया है और मुकम्मल डिजिटल होती जा रही है। और पाकिस्तान में अलबत्ता हम अभी वहाँ तक परहैप्स नहीं पहुँचे। अच्छी बात यह है कि डिजिटल बैंकिंग यहाँ भी बड़ी तेज़ी से फ़रोग पा रही है। और हम बात करेंगे बैंक अल फलाह की ग्रुप हेड डिजिटल रिटेल बैंकिंग महरीन अहमद से। महरीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो बिकॉज बहुत से लोग हैं वो अभी भी थोड़े से रेजिस्टेंट होते हैं कि हम अपने फ़ोन पे बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग ये क्या होती है, कैसे हम ट्रस्ट करें और सेफ है कि नहीं है, ये सारे इश्यूज अगर आप एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि डिजिटल बैंकिंग है क्या। ये एक बड़ी वसी टर्म है और इसका मतलब है कि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हम कर सकते हैं, जिसकी मिसाल ये है कि मोबाइल बैंकिंग जिसका आपने जिक्र किया, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, और इसके लिए आपको किसी ना किसी डिवाइस को यूज़ करना ज़रूरी है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, टच स्क्रीन्स हैं, इवन मशीन्स। तो ये बहुत एक कन्वीनियंट ज़रिया है और इसमें यूज़र के लिए जो सहूलियात हैं, सबसे पहले तो ये फ़ास्ट है, सिक्योर है जिसकी आपने बात करी, और आप 24/7 यानी दिन में किसी वक्त भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप अपने घर बैठे कर लें, गाड़ी में होते हुए कर लें, या इवन ब्रांच के अंदर जाके भी, अगर ब्रांचेस में ये दीगर सहूलियत, या फिर आप दुनिया में कहीं और भी हो, दुनिया में कहीं और हो। और ये मैं कहना चाह रही थी कि ये एक मिसनोमर है कि ब्रांच में जाके डिजिटल बैंकिंग नहीं हो सकती, और इसीलिए जो हमने नई अपनी फ़र्स्ट डिजिटल लाइफस्टाइल ब्रांच खोली है जमजमा कराची में, ये इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल। व्हाट इज़ अ लाइफस्टाइल ब्रांच मतलब? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो ये ब्रांच अपनी नौयत की एक बड़ी मुनफरिद ब्रांच है, यूनिक है, क्योंकि इसमें हम कंबाइन कर रहे हैं डिजिटल सर्विसेज और लाइफस्टाइल ऑप्शंस। और वो लाइफस्टाइल ऑप्शंस क्या हैं? एक कैफ़े है, कराची का एक बहुत बड़ा नाम है जेंडर्स, उन्होंने एक नई ब्रांड प्रेमो के नाम से इंट्रोड्यूस करी है इस ब्रांच से। बड़ा डिफरेंट मेन्यू है और मैं सबको दावत दूंगी कि ट्राई करें। एक अच्छी बात यह है कि ये ब्रांच तमाम लोगों के लिए खुली है, ना सिर्फ बैंक अल फलाह के कस्टमर्स के लिए नहीं है। इसके अलावा शॉपिंग की बड़ी ऑप्शंस हैं, बिकॉज शॉपिंग एक हमारी लाइफस्टाइल का एक बड़ा अहम हिस्सा है। तो जब आप वॉक इन करते हैं तो आपके पास एक गैजेट स्टोर आपको नज़र आता है और वहीं पे आप अपनी पसंदीदा चीज़ ख़रीद सकते हैं, उसको इंस्टॉलमेंट्स पे ले सकते हैं 0% मार्कअप पे, और फ़ौरन आप वो प्रोडक्ट लेके अपने घर जा सकते हैं। इसी तरह आजकल एक और नया कॉन्सेप्ट जो बहुत उरूज पे है, को वर्किंग स्पेसेस हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फ्रीलांसर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, जिनके परमानेंट ऑफिसेज नहीं होते, तो वो चाहते हैं कि अपनी मीटिंग्स कर लें, वीडियो कॉन फैसिलिटी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरत है, फ्री वाईफाई है थ्रू आउट द ब्रांच। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करेंगी, और हमें उम्मीद है कि ये ब्रांच आगे जाके एक बहुत बड़ा सोशल हब बन जाएगी, जिसमें आप बैंकिंग भी कर सकेंगे बड़ी आसानी से, और साथ साथ दूसरी ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ये ज़रूर रिवायती बैंकिंग भी कर सकेंगे, एब्सोल्युटली कर सकेंगे। और आपका ये कहना जो बीच में इसमें आप ऐड कर दें कि यू डोंट हैव टू बी अ बैंक अल फलाह कस्टमर, आप कहीं एब्सोल्युटली, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम जो आपने कहा रिवायती बैंकिंग का, अब्दुल्ला, इस ब्रांच में जो हमारी दूसरी जगहों पे जो हमने चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उनको भी लेके आ रहे हैं डिजिटल सर्विसेज पे, और काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं। और नया क्या है? मसलन आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं मशीन्स के ज़रिए, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। तो बहुत सारे ऐसे, कितना पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हैं? आप एक वक्त में 10 लाख रुपया जमा करा सकते हैं और पूरे दिन में 5 करोड़ रुपया जमा करा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो ब्रांच एक ऐसी जगह पे है जहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, रिटेलर्स हैं, तो रात में जैसे आपको पता है बहुत सारा कैश जमा हो जाता है रात तक, तो अब आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप आएँ, अपना कैश जमा करें, रसीद लें और घर चले जाएँ। इसी तरह जो एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, मेरे ख्याल से यूज़फुल चीज़ है, वो डिजिटल लॉकर की सहूलत है। सो मैं इससे बड़ा रिलेट कर सकती हूँ कि आई एम अ वर्किंग वुमन, तो आपको ख्याल आता है कभी संडे के दिन कह रहे आपके पास वो ज्वेलरी तो लॉकर में पड़ी है, लॉकर बंद है, तो 24/7 एक्सेस है, और आप आएँ किसी वक्त भी अपनी वैल्यूबल्स निकालें, वापस रखते हैं किसी वक्त भी। इसी तरह अकाउंट ओपनिंग, you don't need a manager to open the key and then you would apply your key. बहुत सारी वो चीज़ें जो लास्ट मिनट पे याद आती है कि ये करना था। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहां आपकी जो जर्नी है, यानी जिस तरह आपने ट्रांजैक्शन करना है, वो सेल्फ इनिशिएटेड है, यानी आप खुद से कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप घबरा रहे हैं या कभी आप थोड़ा सा हेजिटेंसी होती है डिजिटल बैंकिंग की सर्विसेज को यूज़ करते हुए, तो हमारी टीम मौजूद है वहाँ पे, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, उनका काम ही यही है कि आपको असिस्ट करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप ये जर्नी तय कर सकें और एक दिन आप कंप्लीटली वो जर्नीज खुद कर सकें। अच्छा मेरीन साहबा, ये ग्लोबल ट्रेंड्स हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, और दिस इज टोटली पाकिस्तान स्पेसिफिक एंड समथिंग न्यू इन पाकिस्तान? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज देखें दुनिया चेंज हो रही है, और 2 ट्रेंड्स
जो वाजे हैं दुनिया में, एक कि कम्प्लीटली डिजिटल बैंक्स हैं जिनकी कोई ब्रांच प्रेजेंस नहीं है और वो पीछे से मोबाइल ऐप्स के ज़रिए, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए बैंकिंग करवा रहे हैं अपने कस्टमर्स। दूसरी ट्रेंड ये है कि जो बड़े बैंक्स हैं जैसे बैंक अल्फलाह, इस तरह के जो बड़े जायंट बैंक्स हैं दुनिया भर में, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अब ये चीज़ें हो रही हैं, दुनिया चेंज हो रही है, तो उन्होंने डिजिटल सर्विसेज अपनी ब्रांचेस में आहिस्ता आहिस्ता इनकॉर्पोरेट करनी शुरू कर दी हैं। तो पूरा जो ब्रांच का एक्सपीरियंस है वो चेंज हो रहा है। Right. अगर पाकिस्तान की बात करें तो कोविड ने डिजिटल बैंकिंग को बड़ा फ़रोग दिया और हमने भी यही देखा कि कोविड से पहले मसलन 45% ट्रांजैक्शंस हमारे काउंटर्स पे डिजिटली होते थे और अब तकरीबन 75% ट्रांजैक्शंस डिजिटली हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन सर्विसेज की बहुत डिमांड है अगर उनको सही तरह से पेश किया जाए। तो फिर जब हमने ये ट्रेंड्स देखी तो हमने कहा कि हम एक ऐसी ब्रांच लेके आए जहाँ पे ट्रेडिशनल सर्विसेज भी हों और डिजिटल सर्विसेज भी हों, जहाँ पे कस्टमर्स के पास ऑप्शन हो कि वो किस तरह से अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आज हम बजट की भी बात कर रहे हैं महीन साहिबा, हमारे पास एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है हमेशा जब भी बजट आता है कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड बहुत बड़ी कैश इकॉनमी है, हमारे दुकानदार हैं इनकरेज नहीं है। मतलब जोड़िया बाज़ार देख लें आप, एम्प्रेस मार्केट देख लें, लाहौर की शालम मार्केट देख लें, करोड़ों अरबों के काम हो रहे हैं, नो डॉक्यूमेंटेशन। तो ये डिजिटल बैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ाएगी क्या? एक हम जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उससे छुटकारा हासिल करने में एक स्टेप ले सकेंगे? बिल्कुल ले सकेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी गई हैं। जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, डिजिटल बैंकिंग चल ही नहीं सकती अगर कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो आसान ना हो। डॉक्यूमेंटेशन मिनिमम कर दी गई है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर है जो रिक्वायर्ड होगी, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन के तवज्जुह से अगर बात करें तो हमारे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक जो सेगमेंट है वो हमारे यूथ है और हमारे लिए ज़रूरी है, मुल्क को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम उस यूथ को अपनी मईशत का एक हिस्सा बनाएं। तो हम जो रोल अदा कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए जो इस सेगमेंट को अपील करती है वो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं डिजिटल बैंकिंग करते हुए, तो हम उनको दावत दें, वो अपने आके ट्रांजैक्शंस शुरू करें। हमारे पास फाइनेंशियल एडवाइजरी की सर्विसेज हैं, आप सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स करते करते आपके लिए फिर बहुत सारी यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं, जैसे कि लोन की सहूलियात। जैसे आजकल एक प्राइम मिनिस्टर की यूथ की स्कीम चल रही है, रियायती शराइत पे आपको कर्जे मिल सकते। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो ओपन अप हो सकती हैं। और ये आपने डॉक्यूमेंटेशन कम करने की बात की, ख़वातीन को बहुत आपको पता मसला होता है। आजकल होम बेस्ड स्टार्टअप्स बहुत सी लड़कियों ने शुरू किए हुए हैं, कोई बस कपड़े बना रही है, कोई मोमबत्तियाँ बना के बेच रही है। वो बैंक में अब जब जाती है ना तो रिलक्टेंट होती है, इसलिए वो डिफरेंट जगहों पे अपने अकाउंट्स खुला लेती है। तो क्या वो बगैर लेटर हेड, क्योंकि नहीं होता उसके पास लेटर हेड, उसके पास सिर्फ एक उसका इंस्टाग्राम पेज होता है, फेसबुक पेज होता है, हाँ, दैट्स द ओनली वे प्रॉब्ली शी कैन प्रूव कि हाँ ये मैं काम करती हूँ, मेरा अकाउंट खोलते हैं, ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, बल्कि पिछले साल और ये इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी काफ़ी सपोर्ट रही है बैंकिंग सिस्टम को। तो इसमें काफ़ी इस तरह की प्रोडक्ट्स अब आ गई हैं मार्केट में, जिसमें और हम भी इसी तरह कर रहे हैं कि जहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती थी, रुकावट होती थी कि इनकम कैसे उसकी असेस करें। अगर ख़ुद एक खातून है तो वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी इजी कर दी गई हैं। और अब हमारा पहचान अकाउंट है फॉर एग्जांपल, जो कि ख़वातीन ट्राई कर सकती हैं, स्पेशली वो ख़वातीन जो अपने बिजनेस शुरू कर रही हैं, और उसको आई एम श्योर दे विल फाइंड इट वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। अच्छा, एक फाइनली एक सवाल ऑनलाइन फ्रॉड के हवाले से, ख़ासतौर पे आजकल आपको पता है एक ट्रेंड है कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है। हमने बाहर की दुनिया में देखा है कि अगर आपको ये फीलिंग हो जाए कि जहाँ मैंने ट्रांजैक्शन की है, जहाँ से मैंने शॉपिंग की है, कि उन्होंने शायद मेरे पैसे खा लिए, चीज़ें नहीं आ रही हैं, ऑल दैट, बैंक्स आपको पहले आपका पैसा सिक्योर करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि पीछे क्या हुआ था। क्या ऐसी कोई सर्विस हमारे पास भी है? बिकॉज वी हैव सीन इन द वेस्ट दिस हैपनिंग। जी जी, उसमें भी चेंज हो रही है, बिकॉज यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, काफ़ी ट्रेंड बढ़ गई है जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर स्टेट बैंक के भी काफ़ी जो रूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, ताकि आप जो अकाउंट होल्डर है या कार्ड होल्डर है उसको ये आप कंफर्ट दे सकें कि आपका पैसा सेफ फील करें। जी बिल्कुल, हाँ। वंडरफुल जी। ये नई इन्होंने लाइफस्टाइल ब्रांच मुतारिफ कराई है बैंक अल्फलाह ने ऑन ज़मज़मा। देखें कि क्या नया है जो बैंकिंग की दुनिया में लेके आए हैं। इन कराची तो ज़रूर विजिट करें। एंड यू प्लान टू ओपन दीज अक्रॉस द कंट्री? जी एब्सोल्युटली, बिकॉज ये हमारे लिए भी एक लर्निंग है, और जैसे हमें कस्टमर्स की इंसाइट्स मिलेंगी हम थोड़ा एक्सपीरियंस और ब्रांचेस भी आएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।
ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई आउट योरसेल्फ, और थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट भी करें, अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें एंड गेट इनटू दिस जरा इंटरेस्ट डेवलप हो, मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ कि क्या होगा। मैं वहाँ जाके कुछ खाना चाहती हूँ। टेबल टेनिस किसने नहीं खेली? मुझे क्या पता, बिकॉज़ टेबल टेनिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन हमारे तो जिम में भी थी। हम तो जिम में ही खेल लेते हैं, हम तो रोज खेल रहे होते हैं। नॉट दैट वी हैव बिकम चैंपियंस और वेल आई एम प्रीटी गुड, लेकिन चैंपियन नहीं हूँ। पता हमने डाइनिंग टेबल पे भी खेली हुई है। तो हाँ, So वो सब ये कुछ ऐसे ही है किया कि हुआ। आप एक्चुअली कहीं भी खेल सकते हैं। तो लिहाजा टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है जिसमें हम आलमी सुपर पावर ना भी हो तो इससे ना आशना बिल्कुल नहीं है। एवरीबडी हैज प्लेड इट, स्कूलों, कॉलेजेस वगैरह में बड़ा आम है, और इसलिए उम्मीद यही रखी जाती है कि हमारे जो नौजवान हैं उनमें से इतना टैलेंट होगा कि हम चैंपियंस बनेंगे, और ऐसा हुआ बिल्कुल। और आलमी एजाज़ भी हमारे नौजवान लाए, और इन्हीं नौजवानों में से एक हैं सुपरस्टार हमारी हाइका हसन, जो गुज़श्ता 2 मरतबा से, शी इज़ जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, 14 साल की उम्र से नेशनल चैम्पियन है, और इस मरतबा इन्होंने नेशनल गेम्स में पहली दफ़ा हिस्सा लिया और सब कुछ कर दिया। सो हाइका, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। माशाल्लाह, सबसे पहले तो हम यही आपसे जान लेंगे कि स्कूल से ही आगाज़ हुआ या घर में टेबल टेनिस की सहूलत मौजूद थी? अस्सलाम वालेकुम। First of all, thank you so much for inviting me on your show, and I'm very glad to be here. शुरू मेरा कुछ ऐसे ही हुआ था। मैंने वैसे 9 इयर्स की उम्र से स्टार्ट किया, और शुरू मतलब ऐसे हुआ था कि मतलब एज अ शौक हुआ था, ना ही स्कूल से हुआ, मतलब घर से हुआ था, क्योंकि पापा खेलते थे अपने कोलीग्स के साथ जस्ट ऐसा पिंग पोंग इन हिज ऑफिस, तो वो रैकेट्स और बॉल्स लेकर आए थे घर पे कि जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग। तो क्रिकेट की वजह से और स्पोर्ट्स आती नहीं थी ऊपर, तो हम देखते नहीं थे, सिर्फ क्रिकेट का पता था। तो मैंने उनसे पूछा था कि कौन सा स्पोर्ट्स है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। फिर बाबा ने बताया कि इसके कि एंजाइटी से दूर रखता है, स्ट्रेस से दूर रखता है, आपको बूस्ट करता है एजुकेशन में। तो मुझे काफ़ी एडवांटेज लगा इसको खेलने में, तो मैंने कहा कि तो आपने घर में फिर टेबल मंगाई या डाइनिंग टेबल पे खेला पहले? नहीं, घर पे टेबल मंगवाए थे, लेकिन उससे पहले पापा रैकेट्स और बॉल्स लेकर आए थे घर पे। तो रैकेट और बॉल कहीं तो खेलने हैं ना, तो हम टेबल कोई बना लेते होंगे। अच्छा, जस्ट लाइक बॉल से खेल लिया। अच्छा, सो दैट्स हाउ यू हाउ स्टार्टेड। नाइस, कितनी ज़बरदस्त है। मतलब पेरेंट्स का कितना हाथ होता है बच्चों को ना इस तरफ लगाने में। बट ओवर द इयर्स आप इतनी ज़बरदस्त हो गई कि 14 साल की उम्र में चैंपियन ही बन गई। बस शौक था और टारगेट बनाया हुआ था कि बस अब करना है, अचीव करना है। अच्छा, टारगेट बन चुका था। कब आपको लगा कि मेरी शौक से ज्यादा बड़ी चीज ये बन चुकी है? बच्चे तो बहुत सारे गेम खेलते हैं, नेशनल चैंपियन तो हर कोई नहीं बनता, लेकिन एक पैशन होता है ना, फिर आप कहते हैं कि नहीं अब मजा आ रहा है खेलने में, तो उसको आगे प्रोफेशनली लेकर। किसको हराना शुरू किया घर में तो आपको लगा कि आई एम प्रीटी गुड? बाबा ने एम्स बनाए हुए थे। बाबा ने कहा था अगर तुम मुझे हराओगी तो तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में मतलब तुम अच्छा खेलोगे, और ऐसे अगर तुम कराची चैंपियन को हराओगी मेंस में तो तुम फिर लाइक अपने आप को एक नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा। तो आपने फिर हराया? हराया नेशनल मेंस में कराची चैंपियन मेंस प्लेयर। वंडरफुल। मतलब इनको देख के कहा जा सकता है ना टेबल टेनिस तो बच्चों का खेल बना दिया। इतनी ज़बरदस्त है क्योंकि शी इज़ किड, 14 साल की उम्र में अगर आप चैंपियन बन जाए और फिर उसको टू कीप इट अप, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। एक दफ़ा बनना तो बड़ा आसान है। अब्बू ने ही सारा ट्रेन नहीं, सिर्फ बाबा ही कोच थे। और अब्बा का इंटरेस्ट है ठीक ठाक वैसे? बाबा मतलब वो खुद भी प्रोफेशनली इसको परस्यू करते हैं या नहीं, सिर्फ हॉबी थी? वो बस एज अ पिंग पोंग खेलते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में लाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसमें। अच्छा हाइका, प्रैक्टिस क्या होती है इसकी? ऑब्वियसली 9 साल की उम्र से तो आप खेल रही हैं, लेकिन जब आपको पता है कि चैंपियनशिप आ रही है एंड आई हैव टू डू माय बेस्ट, तो व्हाट्स योर रूटीन लाइक? व्हाट डू यू डू? आपको खुद एफर्ट्स करनी पड़ती है ओन। आप लाइक मैं अपने फादर के साथ हर रोज़ जाती हूँ 8 o'clock to 10। एक क्लब है उधर, इस्लामिक क्लब में हर रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ। मेंस जो प्लेयर्स हैं उनके साथ प्रैक्टिस मैचेस खेलती हूँ और बाबा के साथ ट्रेनिंग करती हूँ, बस दैट्स इट। व्हाट इज द ट्रेनिंग? इसी तरह ट्रेनिंग होती है? हाँ, मतलब 1 बॉल प्रैक्टिस होती है या मल्टी बॉल्स होते हैं, वो बाबा सब खुद करवाते हैं और बाकी प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं। मतलब आपके अब्बा का बड़ा हाथ है। फुटनोट ये है कि पेरेंट्स अगर चाहें ना और वो सही दिलो दिमाग के साथ बच्चों में इन्वेस्ट करें। बच्चियों को अगर आपने आगे लेके जाना है तो बाप को इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट। अच्छा, आप माशाल्लाह नेशनल चैंपियन बन गई, नेशनल गेम्स भी जीत ली, क्या अगला क्या आपके अब्बा चूँकि टारगेट सेट कर ही देते हैं, तो अगला क्या टारगेट है? अभी मेरा टारगेट ये है कि ओलंपिक्स हो रही है 2024 में, जो कि पेरिस में हेल्ड है, और बाकी कोशिश उसके लिए बहुत सारे प्री क्वालिफायर्स होते हैं, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज होती हैं, होंगे मई में। तो मेरा ये टारगेट कि मैं उसमें क्वालिफाई करूं, ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस दूं। लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है उन्होंने स्कॉलरशिप दी है, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं
हर कंट्री में हर एथलीट को। तो मैं मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और मैं इसको अवेल करूं ताकि मैं फिर इंटरनेशनल ट्रेनिंग लूं और ओलंपिक में फिर परफॉर्मेंस दूं। ये जो लेटेस्ट आप चैंपियन बनी है, किसको हराया था आपने? मैंने हूर फवाद, मतलब जो पाकिस्तान नंबर 2 है। ओल्डर देन यू, यंगर देन यू? नो, शी इज यंगर देन मी। वो भी मेरी ये आप लोगों के तरह बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हम जो वर्ल्ड चैंपियंस अगर चाइना को देखें, जो कि मतलब लगता है कि कभी उनको कोई बीट ही नहीं कर सकेगा, दे आर सो यंग, दे स्टार्ट एट सच अ यंग एज एंड सो डिड यू। ज़बरदस्त बात है। कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर अभी तक आपका हुआ है या फिर किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ आपने खेला हो? मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्स हुए हैं और मैंने खेले हैं, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि वहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनको इंटरनेशनल कोचेस मिलते हैं, उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वहाँ पे बहुत सपोर्ट किए जाते हैं और हमारे यहाँ पे हम खुद एफर्ट्स कर रहे होते हैं। तो ठीक है, आपके अब्बू की एफर्ट है, बट सर्टनली यू नीड अ प्रोफेशनल कोच टू प्ले इंटरनेशनल। सर्टनली वो होना चाहिए। तो इसकी कोई फेडरेशन कोई है आप लोगों का, कोई बॉडी है टेबल टेनिस? जी है, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करती क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है। और मैं तो वो बॉडी ही क्यों, जब कोई फंड्स नहीं है तो उस बॉडी को निकाल दें, मतलब ये बड़ी अजीब किस्म की बात होती है। हुकूमत ही नहीं देती उन्हें फंड्स। तो आपको अब ओलंपिक्स जाना है, हम चाहते हैं कि ये हाइका ओलंपिक्स में जाए, मतलब इसके लिए सर्टनली किसी को सपोर्ट, किसी को हाथ पकड़ना पड़ेगा ना इस बच्ची का। अच्छा, ये इस बात से हमें बड़ी एक दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और हम तो यहाँ बैठे हुए फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं इनके लिए। दीज आर नेशनल चैंपियंस जो आके हमारे फोरम पे ये बताते हैं कि जी बिल्कुल देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ बॉडी, दे हैव नो फंड्स। तो हमें इस तरह सपोर्ट नहीं होती है। लिटरली कितनी बार हम आपको बता चुके हैं, ये अपने असासे बेच के अपने आप को अपने में खुद इन्वेस्ट करते हैं। नोबडी एल्स इज इन्वेस्टिंग इन देम। हाइका, अपने स्कूल में तो आप स्टार होंगे, क्या रिएक्शन होता है व्हेन यू वन ऑल ऑफ कोर्स? टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करती हैं और वहाँ पे स्कूल भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, कोचेस सब बहुत सपोर्ट करते हैं। और स्कूल में भी होता है टेबल टेनिस? टेबल टेनिस। डू यू टीच अदर किड्स आल्सो? मतलब आपसे गाइडेंस लेते हैं वो? उनके लिए तो मैं ऐसे लाइक रोल मॉडल, तो वो कहते हैं कि आप हमें सिखाएं, हम सीखेंगे, हम आपको देखना चाहते हैं, और लाइक वो बहुत कुछ सीखते हैं मुझसे, तो मैं उनको सिखाती भी हूँ। हाउ लवली इट इज टू बी अ रोल मॉडल। और बहन भाई भी खेलते हैं? हाँ, मेरी यंगर सिस्टर वो खेलती है एंड शी इज जस्ट 8। शी इज जस्ट 8, माशाल्लाह। उसमें भी आपको आपको स्टार्टेड व्हेन शी वाज 6। तो उसमें भी आपको नजर आ गया वो स्पार्क? हाँ, और वो मुझसे बहुत आगे, वो बहुत आगे मुझसे। लाइक वो अभी इतनी सी उम्र में वो नेशनल लेवल तक खेलती है, तो आई थिंक इट्स अ लॉट। तो आगे तो ये 8 साल के बच्चे के लिए कोई छोटी टेबल होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाइट कैसे लेकिन पूरी जब हम होगी? देखते हैं ओलंपिक्स वगैरह में भी हमने देखा था, छोटी छोटी बच्चियां आ रही थी और ऐसी मतलब आंख उनकी बॉल से हटती नहीं थी और बिल्कुल लगता था जैसे एक ट्रांस में है। ज़बरदस्त, ये बहुत ही अच्छा लगा। और आपका पैशन और ख़ास तौर पे आपके पेरेंट्स ने जिस तरह आपको सपोर्ट किया है, इनफैक्ट द होल स्पोर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय योर फादर, that there is a lesson to be learned. So congratulations to you and your Thank you so family, much. and especially your father. Thank you, Haika Hassan, for being with थैंक यू us. सो मच। ट्रिब्यूट दे दें जल्दी से, और टाइम कम है कि ट्रिब्यूट दे रहे हैं जी पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज हॉकी खिलाड़ी और पेनल्टी कॉर्नर के स्पेशलिस्ट सुहेल अब्बास को उनकी 48 साल के रात हैप्पी बर्थडे कहेंगे। पहले तो देख तो ले। हाँ जी। और आलमी हॉकी में सबसे ज़्यादा 348, हाँ जी, 348 क्या अटक गया नंबर? 348 गोल्स का रिकॉर्ड बनाने वाले सुहेल अब्बास ने 348 गोल्स का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और सुहेल अब्बास ने 9 जून 1975 को कराची के स्पोर्ट्स घराने में ही जन्म लिया था और करियर का आगाज़ में ही अपने टैलेंट का इन्होंने लोहा मनवा लिया था। भारत के खिलाफ 1998 में इंटरनेशनल डेब्यू किया और सुहेल अब्बास पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट के साथ साथ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ रफ्तार ड्रैग फ्लिक्स भी किया करते थे। देखिए 1975 वाज अ गुड ईयर और ख़ास तौर पे बड़े चैंपियंस और बड़े ज़बरदस्त लोग पैदा हुए इस साल में। वेरी नाइस। सो हैप्पी बर्थडे टू सुहेल अब्बास। That's it for today. Have a great weekend. We'll see you on Monday.